एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 17th BPSC की प्रीलिम्स जो होने वाले उसके लिए, और ये हमारा 24 लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 23 लेक्चर किए हैं। तो जो लोग नए हैं वो पहले 1 से 23 देखें, देन फिर 24 देखें एंड उसका नोट्स बनाएं। PDF से कुछ होता नहीं है ना। 67 BPSC की जो एग्जामिनेशन कैंसिल्ड हो गई थी उसकी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, और ये भी पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद हम लोग 67 की जो एग्जामिनेशन दोबारा री एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर 68 और 69 करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसकी हो चुकी है। दिस इज द पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जब डिवीज़न हुआ था तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बटा था। तो जम्मू कश्मीर में विधायिका की बात है जहाँ अभी चुनाव भी हुई है, और लद्दाख में कोई आपको लेजिस्लेचर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, लद्दाख। जम्मू कश्मीर पहले था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बट गया, जहाँ पे JN की विथ लेजिस्लेचर है और यहाँ पे लद्दाख में विदाउट लेजिस्लेचर है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 में किसको मिला है, ठीक है। सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2023-24 की अगर बात करें तो ये मिला है चांगते जी को, ललियानजुला चांगते, ठीक है, ललियानजुला चांगते। तो आप चांगते याद रखिए, इसमें इतना ज़्यादा याद रखने के लिए चांगते जी को मिला है। और वुमेन्स प्लेयर में कैथेरेशन जी को मिला है। तो मेन में और वीमेन में याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा टाइम जो मिला है सुनील छेत्री को मिला है। सो सुनील छेत्री जी को जो है वो छेत्री जी को आपको 7 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है ना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है सो 7 बार सुनील छेत्री को मिला है। अभी 2023-24 में M चांगते जी को मेल में और कैथेरेशन जी को फीमेल में मिला है। इतना याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 2-2 हज़ार 3 बार मिलते हैं ना, 6,000 रुपये मिलती हैं, 2,000 करके 3 बार मिलते हैं। तो ये आपको कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था स्टार्ट 24 फरवरी 2019 को हुआ था। सो इसमें से कोई भी सही नहीं है। इट्स 24 फरवरी 2019 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। दिस इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और डायरेक्टली 2,003 बार मिलते हैं, हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो भी अर्बन वाले फार्मर्स हैं या रूरल एरिया वाले फार्मर्स हैं, दोनों को इस एलिजिबल स्कीम में एलिजिबल है ना। और जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिली है कल्टिवेबल जहाँ पे है ना एरिया जो है उसको एलिजिबल है इसमें। जो टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिविल सर्वेंट है, इन लोग एलिजिबल नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2000 ओलंपिक पे क्वेश्चन पूछा है कि ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था। तो 2024 में जो ओलंपिक हुई है 2000 वो कहाँ पे हुई है? पेरिस में हुई है अभी जो है सो। बट इसमें कोई भी आपको इंडिया का जो स्थिति था उसमें एक भी गोल्ड हम लोगों ने जीता नहीं है। एक सिल्वर जीता है। वो सिल्वर जो जीता है वो भाला फेंक में जीता है, और वो नीरज जी के द्वारा जीते हैं। तो अगर जो हम 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुई है उसमें इंडिया को 6 टोटल मेडल मिला था, एक आपको सिल्वर मिला था और 5 ब्रोंज मिला है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। और जो एक सिल्वर मिला है वो नीरज चोपड़ा को भाला फेंक जेवेलिन थ्रो में मिला है। इसके बाद जो आपको इंडिया को शूटिंग में मिला है, शूटिंग में 3 मिला है। एक तो मनु भाकर जी को मिला है, और एक मनु भाकर 10 मीटर में, और मनु भाकर एंड सर्वजीत सिंह को आपको 10 मीटर में, ये जोड़ी में 10 मीटर में ब्रोंज मिला है, ठीक है। और एक और मिला है हमें 50 मीटर राइफल में स्वप्निल जी को मिला है ब्रोंज। और हॉकी में टीम इंडिया को आपको जो है सो मिला है ब्रोंज। और अमन जी को 57 kg के मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रोंज मिला है, अमन सहरावत। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग को याद रखना है 2024 में किसको मिला है। इंडिया का पोजीशन था 71, और एक सिल्वर 5 गोल्ड, टोटल 6 मेडल। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक तो हमको याद नहीं रखना है। हम लोग क्या याद रखेंगे कि पैरा ओलंपिक जो पेरिस में हुई है 2024 में, जो पैरा ओलंपिक हुई है
उसमें भारत को कितने मिले हैं? तो इसमें भारत को टोटल 29 अवार्ड मिले, 29 मिले हैं और इंडिया का पोजीशन था 18वां। टोटल मेडल मिले हैं 29, 7 गोल्ड मिले हैं, 9 सिल्वर मिले हैं और 13 ब्रोंज मिले हैं। और ये 7 जो गोल्ड मिले हैं वो किसको किसको मिले हैं? अवनी लखेरा को शूटिंग में मिले हैं, सुमित अंटिल को एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में मिले हैं, हरविंदर सिंह को आपको आर्करी में मिले हैं, धर्मवीर को आपको क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार को हाई जंप में, नवदीप सिंह को जेवलिन थ्रो में और नीतीश कुमार को बैडमिंटन में। तो ये 7 गोल्ड मिले हैं, बाकी 9 सिल्वर और 13 ब्रोंज मिले हैं, टोटल 29 मिले हैं। हम लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो अभी नॉन परमानेंट मेंबर वाला हम लोग को देख चुके थे। अब ये पूछ रहा है कि यूएनएससी का जो है सो कब अध्यक्षता संभाली थी? तो ये आपको संभाली थी 1 अगस्त 2021 को। ये उस समय न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम सैनिक कौन सा था? तो उनका नाम था, उस समय न्यूज़ में था, मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू, है ना। लास्ट अमेरिकन था जो आपको अफगानिस्तान छोड़ा था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल कहाँ से मिला है? कौन सी? तो डसॉल्ट राफेल जेट जो है वो आपको फाइटर जेट है और ये बनाई है डसॉल्ट एविएशन ने। डसॉल्ट एविएशन ये आपको फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। अगला क्वेश्चन है कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में झड़प कब हुई थी? तो गलवान वैली कहाँ पे? लद्दाख में जो झड़प हुई थी वो हुई थी 15 जून 1920 को, जून 2020 को। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पेगासस जो स्पाईवेयर है ये आपको कौन सी कंट्री में डेवलप किया गया है? सो स्पाईवेयर जो है सो इजरायली साइबर इंटेलिजेंस फर्म जो है सो जो 2010 में बनी थी, है ना, वो आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह से डाटा वेटा को लेने के लिए बना था। तो ये आपको बेसिकली पेगासस जो है इजराइल की है, इतना याद रखिए, स्पाईवेयर है, मोबाइल से डाटा वेटा चुराती है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था। ये आपको 1939 में उत्तर प्रदेश में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस से इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है ना, तो उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन उन्नाव उत्तर प्रदेश में 3 मई 1939 को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो इंटरिम सरकार थे उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे लियाकत अली खान। इसमें हम लोग बहुत बात किया है कि सरदार पटेल को, जो वल्लभ भाई पटेल जी थे, उसको होम अफेयर्स मिला था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिला था। देन आपको जवाहरलाल नेहरू जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ये सब जवाहरलाल नेहरू थे। इस पर हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस किए हैं। अगला है कि 1885 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो हम लोग कुछ चीज़ें याद रखेंगे। 1855 में, तो 55 से 57 में आपको हुई थी संथाल रिवेलियन और इसमें जो नेता थे उनका नाम है सिद्धू एन कान्हू। क्या नाम है? सिद्धू एन कान्हू। ये आपको हुआ था ना। संथाल कहाँ पे? जो आपको मुंगेर रीजन है, बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग रीजन है, वहाँ पे ये हुआ था। ठीक है ना। देन जितने भी एक्सप्लॉयटेशन जो होती थी, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट संथाल जो ट्राइब है वो लड़े थे एंड बाद में संथाल परगना जो है सो अलग से बनाया गया था। ठीक है ना। तो इतना याद रखेंगे हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? आसान सा क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ सेशन में, कांग्रेस के लखनऊ सेशन जो हुई थी 1916 में, उसमें राजकुमार शुक्ला ने आपको महात्मा गांधी को कन्विंस किया था कि आप आइए, चंपारण में जो है सो कृषक की स्थिति जो प्रेजेंट की है वो ठीक नहीं है उनके, तो राजकुमार शुक्ला ने इनको बुलाया था। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई थी? सो गौतम बुद्धा को 35 साल के एज पे 49 दिन मेडिटेशन करने के बाद उनको मिला था एनलाइटमेंट। कहाँ पे मिला था? उरुवेला कहाँ? बोध गया। किस पे? पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना रिवी। 35 वर्ष की उम्र में 49 डे फास्टिंग के बाद उरुवेला बोध गया में पीपल ट्री के नीचे निरंजना नदी के किनारे महात्मा गौतम बुद्धा को आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा बनाई गई थी, तो वो कहाँ पे बनाई गई थी? ठीक है ना, और किसने बनाई थी? ठीक है,
तो अनुशीलन समिति जो है, बेसिकली अनुशीलन समिति जो है वो बनाया गया था परमनाथ मित्रा के द्वारा, है ना। जो है सो ये इस्टेब्लिश किया गया था परमनाथ मित्रा के द्वारा, एक ये बैरिस्टर हुआ करते थे, है ना। और ये आपको 1902 में बनाई गई थी, ठीक है ना। और इसके जो हेड थे इसके अनुशीलन समिति का, वो थे बरिंदर कुमार घोष, और उनके भाई जो थे वो थे अरविंदो घोष। बरिंदर कुमार घोष, है ना, और अरविंदो घोष जो है सो इनके भाई, ये दोनों जो है सो इसके आपको चलाते थे अनुशीलन समिति को। अब ये अनुशीलन समिति की ब्रांच जो बनाया गया इसका अनुशीलन समिति का, वो आपको ब्रांच जो अनुशीलन समिति का है वो आपको पटना में जो ब्रांच थी, पटना ब्रांच जो है वो सचिंद्र नाथ सान्याल जो है सो 1913 में ये आपको हुआ था। सचिंद्र नाथ सान्याल जो है सो वो आपको 1913 में, और 1913 में बना था, जो उसका कौन था, सचिंद्र नाथ सान्याल। तो आपको आंसर तो मिल ही गया, ठीक है ना। और इसमें बंकिम चंद्र मिश्रा जी जो बीएन कॉलेज के थे, उनको लीड करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए दिया था। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच खुला था, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो 1931 में बनी थी, उसके वो जो फॉर्म हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, वो आपको उसके किसके द्वारा आया था। फूलन प्रसाद वर्मा आपके ऑप्शंस में है, फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, फूलन चंद तिवारी नहीं होगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण और रामानंद मिश्रा जी थे। तो इसमें दो ऑप्शन है, तो हम लोग ये देखेंगे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। और इसमें और भी लोग थे, गंगा शरण सिंह थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे। तो ये चार नाम याद रखना है, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा इज ऑल्सो थे उसमें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शेर शाह का टॉम्ब कहाँ पे है। तो शेर शाह का टॉम्ब जो है सो आपको सासाराम रोहतास में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको है शेर शाह सूरी का टॉम्ब। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। गुजरात में कौन सा हड़प्पन साइट है। लोथल है, डाबरकोट है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है। ये कौन सा जो है सो आपको है। तो ये लोथल जो है सो, जहाँ पे डॉकयार्ड मिला था, लोथल जो है सो आपको गुजरात में है, ठीक है। सो लोथल इज इन गुजरात। और जो आपको इसमें जो और बाकी जो है, जैसे आपको इसमें आप देख सकते हैं कालीबंगन है, राखीगढ़ी है ना, हड़प्पा के जितने भी ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये आपको हरियाणा में है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ पे है, ये राजस्थान में, फिर आलमगीरपुर यूपी में है। तो ये सब चीज़ें तो है ही, आपको इतनी चीज़ें हम लोग को याद रखना है कम से कम, ठीक है। लोथल है, यहाँ पे धोलावीरा है, सुरकोटडा है, देसालपुर है। अगला क्वेश्चन है चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। सो चोल एम्पायर जो है वो विजयालय जी ने इसको फाउंड किया था, है ना। तो बस इतना याद रखना है 8th सेंचुरी में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है। बुद्धिस्ट काउंसिल पे हमने बहुत मेहनत कर लिया है ना। तो उस पर अब हम नहीं बताने जा रहे हैं कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थे ये आपको राजगीर में हुआ था, जो राजगीर में हुआ था, और ये 483 BC में हुआ था। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। और इसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप, ठीक है ना। और राजा कौन थे उस समय, अजातशत्रु। राजा कौन थे, अजातशत्रु। वाशुमित्र जो थे, वाशुमित्र जो है ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेसिडेंट थे, और इसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट जो थे अश्वघोष थे। देन आपको इतना चीज़ें याद रखेंगे हम लोग, बाकी इसमें जो है सो नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि हमने सारी पहले बहुत बार डिस्कस कर ली हुई है। कृतार्जुनिया ये किताब है, ये किसने लिखी है। सो कृतार्जुनिया जो है सो वैरवी ने संस्कृत में लिखा है। किसने लिखा है, वैरवी ने। ये आप कृतार्जुनिया, है ना, महाकवि वैरवी के द्वारा लिखी गई किताब कृतार्जुनिया। कुतुब मीनार इसके द्वारा पूरा किया गया। सो स्टार्ट जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन हुआ था, एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मेमोरी में आपको ये बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था। और जो कंप्लीट किसने किया था वो थे इल्तुतमिश जो है सो, इसमें 3 स्टोरी ऐड करके कंप्लीट किया था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो विजयनगर जो है सो एम्पायर जो होगा डेक्कन में है, और ये आपको फाउंड किया था हरिहर एंड बुक्का ने। हरिहर बुक्का ने आपको
हक्का भी बुक्का भी बोलते हैं इसको, है ना, बुक्का राय थे, इन्होंने किया था। और इन्होंने आपको जो है सो सिटी का नाम विजयनगर रखा था। ठीक है ना, अभी कर्नाटका में ये है आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो भारत कब, किसके शासनकाल में आया था? तो सर थॉमस रो जो है 18 सितंबर, आप ईस्वी याद रख सकते हैं ओनली, 1615 में आपको सूरत पोर्ट पे आया था। और इंग्लिश किंग जो जेम्स वन थे उसके एम्बेसडर के रूप में, जेम्स वन के, और ये जहांगीर के कोर्ट में आपको सर थॉमस रो आए थे। ठीक है ना, इंग्लिश डिप्लोमेट थे, मुगल एम्पायर में आए थे 1615 में जहांगीर के कोर्ट में। आईने अकबरी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए 16वीं सेंचुरी में एक किताब लिखी गई थी, वो थे आईने अकबरी। और अकबर के कोर्ट में एक रहते थे अबुल फजल, क्या था नाम उनका? अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी लिखी थी। कुछ और इसके बारे में बता देता हूँ। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। एक इन्फॉर्मेशन ये याद रखिएगा, अबुल फजल जो है, इसको जो है सो जो अबुल फजल जो है सो, देखिए अकबरनामा जो था, ये समझिए, अकबरनामा जो है, अकबरनामा ये जो है सो 13 साल तक इन्होंने वर्क किया था, अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा को तीन वॉल्यूम में है, 3 वॉल्यूम में। सो पहला अकबर के पूर्वज के बारे में लिखा हुआ है, अकबर के पूर्वज के बारे में लिखा है। अकबर के समय में, दूसरा में लिखा हुआ है अकबर के समय में। और थर्ड जो है वो है आईने अकबरी। मतलब पहले आपसे पूछेगा अकबरनामा किसने लिखा है, देन यू कैन से डैट कि सर अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम था। पहला वॉल्यूम जो था उसमें अकबर के पूर्वज के बारे में था, दूसरा वॉल्यूम जो था उसमें अकबर के रीजन में क्या क्या हुआ वो लिखा था, तीसरा जो था वो आईने अकबरी था। ठीक है ना, अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर की आर्मी, अकबर के रेवेन्यू कलेक्शन, वहाँ के ज्योग्राफी क्या था, सारी डिटेल्स जो है सो वहाँ पे प्राइसेज, वेजेज, रेवेन्यू, क्रॉप्स, सब कुछ इसमें आपको है। तो ये सारी जो है सो अकबरनामा, ये पूरी बुक ही लिखी है किसने? अबुल फजल ने। और इसको पर्शियन में लिखा था, इसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में हेनरी, ये भी याद रखिए, हेनरी बेवरिज ने इसको ट्रांसलेट किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रैयतवारी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवारी जो है सो मद्रास में लागू किया गया था, रैयतवारी मद्रास में। 3 इंपॉर्टेंट था, वन इज द परमानेंट सेटलमेंट, एक रैयतवारी और महलवारी, रैयतवारी महलवारी। सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में परमानेंट, रैयतवारी, महलवारी। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, और ये महलवारी में विलियम बेंटिक, रैयतवारी में थॉमस मुनरो। ये बंगाल में 1793 में, 1833 मद्रास, और ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में आया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला था? तो ये बोले थे हमारे बीडी सावरकर ने, है ना। और फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब भी है वीर सावरकर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे एनी बेसेंट, और अगर प्रथम भारतीय महिला बोलेगी तो ये हो जाएगा, प्रथम भारतीय महिला बोलेगी तो हम लोग बोलेंगे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर सेशन में नेतृत्व किए थे, और एनी बेसेंट जो है 1917 के कलकत्ता सेशन में आपको प्रेसिडेंट बनी थी। इतना याद रख लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत एक जर्नल है, वो किसने लिखी थी? बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर, ये जो फाउंड किए थे जर्नल वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। ये 1927 में पब्लिश हुआ था, और ये मराठी लैंग्वेज की न्यूज़पेपर हुआ करती थी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पट्टी सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? पट्टी सीमा प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये आपको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, फर्स्ट एवर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री। पट्टी सीमा प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट एवर रिवर लिंकिंग, एक रिवर से दूसरे में जोड़ने का प्रोजेक्ट जो है कंट्री में स्टार्ट किया गया है, जिसमें गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा जाएगा। सो कृष्णा और गोदावरी को लिंक करने के लिए पट्टी सीमा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लाया गया है, फर्स्ट एवर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन द कंट्री। अब इसमें एस्कर्स और ड्रमलिन के बारे में कुछ चीज़ें दी गई है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नाउ पूछा जा रहा है, कह रहा है आपको कि एस्कर्स आर रीजेज ऑफ क्रूडली बेडेड ग्रेवल एंड सैंड। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन आर कंस्टिट्यूट मोस्टली ऑफ बोल्डर एंड क्ले।
बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेंस विथ एस्कर्स। सो बास्केट ऑफ जो एक ट्रोपोग्राफी है, बास्केट ऑफ एक ट्रोपोग्राफी है, ये आपको जो बोलते हैं, है ना, ये आपको बास्केट ऑफ एक ट्रोपोग्राफी ये बोलते हैं ड्रमलिन को। तो ये जो आपसे एस्कर्स बोल रहा है तो ये गलत हो गया, ये ड्रमलिन को बोलते हैं, ठीक है ना। और वाइल एस्कर्स आर बिल्ट बाय ग्लेशियर स्ट्रीम्स, ड्रमलिन रिजल्ट फ्रॉम द ग्लेशियर एक्शन। बोल रहा है कि एस्कर जो होती हैं वो ग्लेशियर स्ट्रीम से बनती है और ड्रमलिन जो है ग्लेशियर एक्शन से बनती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सो देखिए अब अगर हम बात करें तो तीसरा गलत हो गया, तो वैसे ही हमारे ये दोनों ऑप्शन छूट गया। तो 1, 2 एंड 4 या 1, 2 आपको जो होगा सो आंसर होगा। नाउ सी एक चीज़, ड्रमलिन अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए, दिस इज द ड्रमलिन, देख रहे हो ऐसे। तो ड्रमलिन जो होता है ये आपको ओवल शेप्ड हिल्स होती है, ओवल शेप्ड हिल्स होती है ना। और इसमें 2 एंड्स होती है, एक को बोलते हैं स्ट्रॉस एंड जो फ्लैटर और स्टिपर होता है, और एक होता है टेल, स्ट्रॉस टेल, देखिए स्ट्रॉस टेल। तो ये ड्रमलिन आपको हो गया, ठीक है। सो और एस्कर जो होता है वो ये है, एस्कर जो होता है, ठीक है ना। अब ये ग्लेशियल डिपोजिशन से होता है ना, और यही जो बहुत सारा बनाता है ना, देख रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं बास्केट ऑफ एक ट्रोपोग्राफी। तो ड्रमलिन को बास्केट ऑफ एक ट्रोपोग्राफी करती है, नहीं कुछ समझ में आया तो रट जाइए। और ये सारी ग्लेशियल से ही बनती है। सो ग्लेशियल के लिए जो डिपोजिशन वाली जो चीज़ें होती है वो बनती है, ठीक है ना। और जो ग्लेशियल का वाटर फ्लो होता है, ठीक है ना, वो जो आपको बनाता है ग्लेशियल जो मेल्ट होती है, मेल्ट होकर के जो है सो, तो ये ग्लेशियल एक्शन से होती है। और ये वाटर फ्लो जो होती है मेल्ट ग्लेशियर करने पे, जैसे ग्लेशियर जब मेल्ट करता है तो ये कोर्स मटेरियल वगैरह भी साथ लेके आता है ना। तो जब ग्लेशियर खत्म हो जाता है तो ये जो आपको रिज बना देती है, ऐसे रिज बना देती है, उसको बोलते हैं एस्कर्स। अब आप देखिए क्वेश्चन कि एस्कर्स आर रिज ऑफ द क्रूडली बेडेड ग्रेवल एंड सैंड्स। बिल्कुल सही है कि जो फ्लो होके आती है ना उसको एस्कर बोलते हैं। वाटर जो फ्लो होके आती है और जितनी भी मटेरियल्स वगैरह को लाती है उसके जो रिज बनते हैं वो हो गए एस्कर। और ड्रमलिन जो होता है एक्शन से बनता है। ये इस टाइप से ड्रमलिन बनता है। ड्रमलिन आपको इस तरह से बनता है, एक तरह ऐसे बनता है, दिस इज द स्टॉस एंड वन इज द आपको टेल, स्टॉस एंड टेल बनती है आपको। तो वाइल एस्कर आर बिल्ट बाय द ग्लेशियर स्ट्रीम्स, वाटर फ्लो जो होती है उससे, ड्रमलिन जो है ग्लेशियर एक्शन से आपको बनती है। तो ये 1, 2 और 4 इज द राइट, और 3 तो गलत है ही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल जो है सो कि हम जल रहा है, कौन सी फील्ड में, कौन सी कोल फील्ड में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। झड़िया कोल फील्ड जो है वो आपको झड़िया कोल फील्ड जो है सो कहाँ पे है, झड़िया जो है सो झारखंड में है, ठीक है ना। और लार्जेस्ट कोल फील्ड जो है आपको ये है, और यहाँ पे लगभग 100 स्क्वायर माइल में है आपको 1800 ईस्वी से। और इसमें माना जा रहा है कि 1916 से आपको 1916 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था, इसमें हो रहा है। सो भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो ये झारखंड में आपको होता है, झड़िया कोल फील्ड में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, अभ्रक किस जिले में है। सो माइका में आपको नवादा जो है, नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है सो आपको वहाँ पे है, नवादा में है। गया में बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं, तो गया में आपको डिपॉजिट है, गया डिस्ट्रिक्ट जो है सो माइका के डिपॉजिट के लिए भी माना जाता है। सो द आंसर इज गया। जमुई में भी है, भागलपुर, मुंगेर में भी है, और इसमें जो है सो बिहार तीसरा पोजीशन पे आता है माइका में प्रोडक्शन में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले, सोन और गंगा का बक्सर, पटना, भोजपुर, ये हमने बात किया है कि पाटलिग्राम जो बनाया था उदयन ने, उन्होंने आपको कहाँ पे बनाया था, सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे बनाया था। सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे कौन सा है, पटना रिवर है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ ये कहाँ से निकलती है। तो अगर आप मैप देखे होंगे, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू, तो इसमें अगर आप देखेंगे कि दामोदर हो गया, नॉर्थ कोल हो गया, साउथ कोल, बराका, सुवर्णरेखा, ये सब जितनी भी नदी है वो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। नाउ यू कैन सी द मैप। छोटा नागपुर जैसे मान लीजिए बराकर रिवर है ना, तो ये सब जो है सो छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे है, सम झारखंड के पार्ट है, कुछ उड़ीसा का है, कुछ वेस्ट बंगाल, कुछ छत्तीसगढ़ का पार्ट जो होता है, नॉर्थ कोल हो गया, ये सब जितनी भी है आपको सब निकलती है आपको किसके, छोटा नागपुर
प्लेटू से। ये है छोटा नागपुर प्लेटू। सो दामोदर वगैरह जितनी भी नदियाँ हैं ये सब छोटा नागपुर, साउथ कोल हो गया है ना, ये सब आपको नॉर्थ कोल हो गया, ये सब छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। तो ये हम लोग को याद रखना है। बिहार का पहला रामसर साइट क्या है? अब तो बिहार में 3 रामसर साइट हो गया है ना। तो पहला रामसर साइट जो है वो कांवर लेक है, कांवरताल लेक भी इसको बोलते हैं। ये आपका कहाँ पे है? बेगूसराय में है। और बाकी 2 जो है, और एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। बिहार का पहला आपको रामसर साइट है। और बाकी जो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में 2 नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को भी अभी रिसेंटली आपको रामसर कन्वेंशन की तरह रामसर साइट घोषित किया गया। तो बिहार में टोटल अब 3 रामसर साइट्स हो गए। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? सो ब्रह्मयोनी हिल जो है वो आपको गया की जो सबसे हाईएस्ट हिल है ना, वो है ब्रह्मयोनी हिल। और इनका जो ब्रह्मा के नाम पे ये आपको बना है ब्रह्मयोनी हिल, ठीक है ना। गया के साउथ में है, तो ये हम लोग गया याद रखें, इससे ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बिहार के किस, अगर आप मान लीजिए बिहार में जो एग्रो क्लाइमेट जोन है वो 3 है। सो एग्रो क्लाइमेट जोन 1, एग्रो क्लाइमेट जोन 1 और 3A और 3 एग्रो क्लाइमेट 3 जो है वो 2 भाग में है, 3A 3B, ठीक है। तो अब अगर पूछ रहा है कि कौन से में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। चलिए हम लोग देखते हैं कि एग्रो क्लाइमेट रीजन में कौन कौन सा है। तो अगर आप देखिएगा तो ये उत्तर पश्चिम वाले में सबसे ज़्यादा है। दिस इज द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर हम लोग इसमें देखें, देखिए जोन 1 जो है वो ये है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़िले आपको दिख भी रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़िले हैं। और इसके देखिए इसके बाद ये 3A है, ये 3B है और ये 2 है। तो सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं वो है एग्रो क्लाइमेट जोन उत्तर पश्चिम वाला, नॉर्दर्न वेस्ट में। तो ये नॉर्दर्न वेस्ट नहीं हुआ, नॉर्थ वेस्ट में जो है ना। जियोडेसी क्या है? इज द साइंस दैट, जियोडेसी जो है सो साइंस है जो डील करती है किस चीज़ पे? रॉक के डेटिंग पे, है ना, चट्टान की डेटिंग से अर्थ के डायमेंशन को मेजर करना। जियोडेसी ऐसी साइंस है जो आपको अर्थ की जो शेप है ना उसके बारे में स्टडी करता है, उसकी ग्रेविटी फील्ड के बारे में। तो आंसर जो होगा मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी किसने दिया है? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो थ्योरी दिया है वो दिया है आपके अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में शायद दिया था, अब देख लेना। इसमें इन्होंने कहा था कि लैंडमास जो है सो ड्रिफ्ट हो रही है ना, इधर उधर चल रही है। देन आपको हेनरी हेसेस जो है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया था। तब कभी आपसे पूछेगा कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का किसने दिया था, तो देन यू कैन से द हेनरी हेस। देन आपको ये आपको इन्होंने ड्यूटॉइट जो है ये आपको ये भी वेगनर की जो है जो हाइपोथेसिस थी उसको आपको मॉडिफाई किया था। और इन्होंने बोला था कि 2 ही जो है सो कंटिनेंट है, वन इज़ द लॉरेशिया नॉर्थ में है, लॉरेशिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना इन द साउथ, ठीक है। और जे विल्सन है, टूजो विल्सन, इन्होंने कहा था 1963 में कि प्लेट माइट मूव ओवर फिक्स हॉट स्पॉट इन द मैंटल ऑफ फॉर्मिंग वॉल्केनिक आइलैंड। तो ये जितने भी है ये सब कहीं ना कहीं आपको जो है सो थ्योरीज पे हैं कि अर्थ के फॉर्मेशन में सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये इतना चीज़ याद रखेंगे, ये आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सुंडा ट्रेंच किसके समानांतर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सुंडा ट्रेंच जो है सो सुमात्रा आइलैंड के है। आप अगर इसमें देखेंगे तो सुंडा ट्रेंच अगर आपको देखना है, नाउ यू कैन सी द, ठीक है ना, ये सुंडा ट्रेंच है, ठीक है, ये सुंडा ट्रेंच है, ये सुमात्रा आइलैंड है। तो इसके पैरेलल में कौन सा आइलैंड है? सुमात्रा आइलैंड, ठीक है। एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस जो है सो फोर्स नहीं है, इफेक्ट है, हम लोगों ने बहुत बार बात किए हैं। तो किस कारण से होता है? सोलर सिस्टम के कारण से, अर्थ रोटेशन के, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कोलोराडो एंड गल्फ स्ट्रीम के होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कोरियोलिस में। तो इफेक्ट फोर्स जो है ये आपको अर्थ रोटेशन के कारण होता है। सो अर्थ रोटेशन मेनली इसका कोरियोलिस जो है सो ये फोर्स नहीं है, बेसिकली ये इफेक्ट है, ठीक है। सो ये बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। आई एम नॉट गोइंग टू डू PhD, एक लाइन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। तो डेड सी का डायग्राम आप देखेंगे। सो डेड सी जो है वो आपको वेस्ट बैंक, इजराइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लड़ाई भी हो रही है बहुत ज़्यादा उधर,
सो वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन, है ना। तो कौन सा नहीं है, तो वो आपको याद रखेंगे हम लोग। लेबानन नहीं है, यहाँ पे पैलेस्तीन भी आएगी, लेबानन नहीं है, ठीक है। सो नॉट हैव अ लैंड बॉर्डर विद द डेड सी। वेस्ट बैंक आप देख सकते हो ये डेड सी है, इजराइल है और जॉर्डन है, गाजा स्ट्रिप तो इधर चला गया। सो लेबानन इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको इधर जो है सो इस साइड में लेबानोन है ना, लेबानोन है। पैलेस्तीन भी यहाँ पे है, तो ये पैलेस्तीन जो है सो ये भी पार्ट पैलेस्तीन भी बोलते हैं, तो पैलेस्तीन का हम लोग इसमें बोल सकते हैं। वी आर नॉट, जो वेस्ट बैंक है, देन पैलेस्तीन है और डेड सी का कुछ जो वेस्ट बैंक की एरिया है ना, वो आपको पैलेस्तीन के कंट्रोल में है, समझे ना। तो वी कैन से दैट कि पैलेस्तीन भी इसको बॉर्डर करता है ना। सो लेबानन बॉर्डर नहीं करता, लेबानन यहाँ पे है, और कुछ वेस्ट बैंक की एरिया जो है वो आपको पैलेस्तीन भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए वी कैन से दैट कि पैलेस्तीन आपको वेस्ट बैंक का कुछ एरिया जो कुछ इजराइल रखे हुआ है, कुछ पैलेस्तीन, तो उसमें जो है सो डेड सी से टच करता है। तो वी कैन से दैट कि पैलेस्तीन इज ऑल्सो जो है सो आपको बॉर्डर कर रहा है। अगला है कि इल्मेनाइट जो है वो आपको इंडियन कोस्टलाइन में बहुत पाए जाते हैं। किस चीज़ का मिनरल्स है, तो इंडियन कोस्टलाइन में क्या पाए जाते हैं ये भी अगर आपको पता होगा तो शायद क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सो इल्मेनाइट जो है ये टिटानियम आयरन ऑक्साइड है, FeTiO3, है ना। सो ये जो है सो टिटानियम का आपको जो है सो मिनरल ऑफ टिटानियम है, ठीक है, इल्मेनाइट। ये एक लाइन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में कंपैरिजन की बात किया है। तो क्वेश्चन है, अब इसको अगर हम समझेंगे तब भी क्वेश्चन इसका बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर परनिलियल, है ना, 12 वेर मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर रेन फेड, नदी के वर्षा पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल है, हिमालयन रिवर तो पूरे साल चलती है, जबकि पेनिनसुलर रिवर जो है उसमें वर्षा जब हो गई तो उसमें वाटर रहेगा। तो पहला तो हमारा सही है, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया। द ग्रेडियंट ऑफ द हिमालयन रिवर इज स्टीपर दैन द पेनिनसुलर। अब ये आप समझिए, इसमें हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि हिमालय नगर में ग्लेशियर को फ्लो से ढाल बनती है, तो ढाल जो है सो आपको ज़्यादा स्टीपर होता है पेनिनसुलर के, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है। द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन, गलत हो गया ना। कौन सी रिवर जो है सो आप सबसे ज़्यादा इरोजन करेंगे, तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जस्ट हमें थिंक करना है कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन, हिमालय वाला रिवर जो है कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती तो मोर इरोजन करेगा, है ना, हिमालयन रिवर से। तो ये गलत हो गया। हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर कौन होगा, सो 1 और 2 इज द राइट आंसर। गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब, गंगा प्लेन को क्या बोलते हैं, पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन, कास्ट प्लेन। आराम से आसान सा क्वेश्चन है। जियोसिंक्लाइन इसको बोलते हैं, जियोसिंक्लाइन, जहाँ पे गंगा प्लेन को हम लोग जियोसिंक्लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूज डिप्रेशन होती है ना, सारी चीज़ें जो वाटर्स जितनी भी मिनरल्स वगैरह सब लेकर के आकर के वहाँ पे रखती है। सो वी कैन से दैट कि इट्स अ जियोसिंक्लाइन। पेनी प्लेन आपको ऑलमोस्ट प्लेन होती है, पेडी प्लेन होती है कि आपको जो प्लेन फॉर्म बाय द डेजर्ट, ठीक है, नेबरिंग जो पेडमेंट्स होते हैं वहाँ से आपको कलेक्ट करके, तो ये हो गया। और कास्ट प्लेन जो होता है ये लाइमस्टोन की होती है, लाइमस्टोन टोपोग्राफी में कास्ट प्लेन आप पढ़े होइएगा, है ना। तो लाइमस्टोन कास्ट प्लेन हो गया। डायग्राम देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक होता है पेडिमेंट, पेडिमेंट आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये आपको लैटरल इरोजन मैकेनिकल वेदरिंग से जो है सो आपको बनती है सर्विस, दैट्स अ पेडिमेंट। डेजर्ट से बनती है पेडी प्लेन। ये आपको फ्लूवियल इरोजन से होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पेनी प्लेन। बाकी मैंने रिटेल दे दिया है, सो यू कैन सी द स्ट्रीम के इरोजन से, ठीक है। लो रिलीफ प्लेन है, वहाँ पे लो रिलीफ प्लेन फॉर्म होती है स्ट्रीम के इरोजन से, नदियाँ वगैरह, ठीक है ना। तो ये आप देख लेना एक बार। सो दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेश वाटर लेक, इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर लेक है। अगर हम बात करें लोकटक का, ये है कहाँ पे, ये है मणिपुर में, और ये मणिपुर में है, और ये आपको फ्रेश वाटर लेक है। वुलर लेक की अगर बात करें तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। सांभर लेक जो है ये राजस्थान में है, ये सॉल्टी है आपको। और चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये आपको ब्रैकिस है, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या आपसे फ्रेश वाटर, तो वुलर और लोकटक दोनों फ्रेश वाटर लेक है। सो आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लिस्ट डेंसिटी। तो शनि जो है उसकी लिस्ट डेंसिटी है, लिस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम जो है वो आपको है। इवन डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ द वाटर से भी कम डेंसिटी है। सो ये कौन है, सबसे लिस्ट डेंस जो होगा
वो है सनी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिरिया। चिरिया वेस्ट सिंहभूम में एक चिरिया है, उसका फीचर क्या है। जो चिरिया जो वेस्ट सिंहभूम में है ये आयरन ओर के लिए फेमस है, आयरन ओर माइनिंग के लिए फेमस है ना। तो ये हम लोग याद रखेंगे। दिस इज द फेमस फॉर, ये झारखंड में है, झारखंड में है, ठीक है। सो चिरिया फेमस फॉर द आयरन ओर माइनिंग। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द 67th की जो बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुई थी उसकी पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। अगर आपको अपने जो अपने सपने देखें, पीपल्स आर यूज टू से कि डर लग रहा है एग्जामिनेशन से, सो इफ़ अगर आपकी जो ड्रीम है जो आप पाना चाहते हैं वो अगर आपको डरा नहीं रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको छोटा ड्रीम है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल वेर यू कैन गेट द current affairs questions and also some PDFs, some notes and for question for practice. So thank you again.